नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसा क्लासेस में। साथियों, मैं जिस मिश्रा आप सभी के समझ उपस्थित हूँ बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र भारतीय शिक्षा का इतिहास लेकर के भारतीय शिक्षा के इतिहास की इकाई प्रथम के पार्ट बी का आज हम अध्ययन करेंगे। पार्ट ए का अध्ययन हम कर चुके हैं। पार्ट ए में हमने बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली, वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली इसका अध्ययन कर लिया है और आज हम अध्ययन करेंगे मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली जिसको कि हम मुस्लिम शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं, इसी का जब हमें अध्ययन करना है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाएं और क्लास को शेयर किया करें, जिससे कि अन्य लोगों को भी फायदा मिल सके, इसका लाभ उठा सके और हमारा परिवार बढ़ सके। इसलिए चूँकि हमारे स्टार प्रचारक आप ही हैं, मैं आप सभी से हमेशा कहता हूँ कि हमें प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हमारे स्टार प्रचारक हैं और हमेशा रहेंगे। तो अगर आपको लगेगा कि अच्छा पढ़ा रहे हैं तो अन्य लोगों को भी इसको शेयर करके उनको भी लाभान्वित करें इस क्लास से, ठीक है। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली। देखिए, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली की अगर हम शुरुआत करें तो मैं आपको शुरू समझाता हूँ। देखिए, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली आई कहाँ से, सबसे पहले ये जरूरी इसको समझना। आप जानते हैं कि हमारे भारत देश पे कई बार आक्रमण हुए, कई आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए हुए हैं, ठीक है। जिसमें से कि आक्रमण की जो शुरुआत होती है वह पर्सिया यानी वर्तमान उसको ईरान कहते हैं, ईरान के राजा साइरस, ठीक है, साइरस के द्वारा ये शुरुआत होती है आक्रमण करने की। साइरस हालांकि भारत में घुस नहीं पाता है। साइरस के बाद सिकंदर, जिसका कि काल है 327 ईसा पूर्व, ठीक। साइरस के बाद सिकंदर आक्रमण करता है भारत पे और सिकंदर जो पर्शियन थे, कुछ भूमि अधिग्रहण किए थे गांधार के तरफ, उसको वह भगा देता है और तक्षशिला के राजा जो थे आम्भी, उनको मित्रतापूर्वक संधि करता है उनसे, ठीक है। उसके बाद पुरु को भी साथ में लेता है और युद्ध करता है। उसका युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य से और वह पराजित हो जाता है और वापस चला जाता है, ठीक है। तो पर्सिया का राजा साइरस आक्रमण करता है, सिकंदर आक्रमण करता है, लेकिन भारत में घुस नहीं पाते हैं। इसके बाद हुड़ जो होते हैं वह 5वीं शताब्दी में, ठीक है, हुड़ 5वीं शताब्दी में आक्रमण करते हैं और जो गुप्त वंश के राजा थे, ठीक है, गुप्त वंश के राजाओं ने भी हुड़ों को बाहर खदेड़ दिया, ठीक है। इसके बाद अरब देश के लोगों का आक्रमण होता है, अरबियों का आक्रमण होता है और इनका आक्रमण सिर्फ लूटपाट तक ही सीमित आता है। आक्रमण करते हैं, लूटते हैं, धन संपत्ति ले जाते हैं। इसके बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है आपके 12वीं शताब्दी में, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने कई बार आक्रमण किया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली और मोहम्मद गौरी ने 1192 में जब आक्रमण किया तो उसे तराई का द्वितीय युद्ध हम कहते हैं और इसमें मोहम्मद गौरी की क्या हुई, जय हुई और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, ठीक है। मोहम्मद गौरी विजेता रहा और यहीं से आपका देखिए शुरू होगा ये मध्यकालीन, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी क्या करता है, यह वापस चला जाता है अपने देश में और यहाँ पे अपना एक प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर देता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे शासन कार्य संभालेगा, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक से ही एक वंश की शुरुआत होती है, इसे बोलते हैं हम गुलाम वंश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, यहीं से आपका मध्यकाल शुरू होता है, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कई सारे वंश चलते हैं, खिलजी वंश हैं, ठीक है, कई सारे वंश चलते रहते हैं, लेकिन शुरुआत मध्यकाल की कुतुबुद्दीन ऐबक से ही मानी जाती है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे 1200 से 1700 ईस्वी तक भारत में मुसलमान बादशाहों व मुस्लिम धर्म का वर्चस्व रहा। कहने करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के औरंगजेब तक की बात कर रहा है, ठीक है, कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के औरंगजेब इतना तक का जो समय है वह लगभग 1200 से लेकर के 1700 ईस्वी तक का है और यह जो पीरियड है 500 साल तक का, इस 500 साल तक के काल को ही हम मध्यकाल कहते हैं, ठीक। तो देखेंगे मध्यकाल के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में शासन की बागडोर संभाली, जो मैंने अभी आपको बताया है। बागडोर संभालते ही ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, इसका सेनापति होता है, इसका नाम होता है बख्तियार। ध्यान देंगे, नाम महत्वपूर्ण है, ठीक है, पहले भूमिका बनानी पड़ती है किसी को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा तत्कालीन बौद्ध शिक्षा केंद्र, जो कि बहुत ही मशहूर था,
विख्यात था नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला। नालंदा और विक्रमशिला को इसने आदेश दिया, ठीक है, इसको नष्ट करा दिया जाए। और इसके सेनापति ने वहाँ पे क्या किया, बहुत ही तबाही मचा दी। समझ लीजिए कि वहाँ के जहाँ के जो भवन थे उनको खंडहर में तब्दील कर दिया। जो वहाँ पे शिक्षक थे उनका गला रेत करके हत्या कर दी गई। इसके बाद यहाँ पे जो पुस्तकालय थे उनमें आग लगा दी गई ताकि कोई भी ग्रंथ बचे न, ठीक। उसके बाद क्या होता है, परंतु वैदिक शिक्षा प्रणाली के शिक्षा केंद्र इस समय भी निरंतर चलते रहे। ध्यान देंगे, जब उसने ऐसा किया, इससे डर करके जो भी और भी बौद्ध शिक्षा केंद्र थे वह अपना व्यापक प्रचार प्रसार रोक दिए और धीरे धीरे यह शिथिल हो गए, निष्क्रियता की अवस्था में चले गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वैदिक शिक्षा प्रणाली चल रही थी वह इससे अछूती रही, इसके को भाजन से वह अछूती रही। उस पर मुस्लिम जो शासक थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जैसे कि मोहम्मद गौरी भी है, इसने भी कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया देखेंगे, क्योंकि परंतु वैदिक शिक्षा प्रणाली के शिक्षा केंद्र इस समय भी निरंतर चलते रहे, क्योंकि ये न तो बहुत विशाल थे, चूँकि हमने बताया कि ये जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली के केंद्र थे ये बहुत ही विशाल भवनों में चलते थे, स्थापत्य कला वास्तुकला के हिसाब से बनाए जाते थे, ठीक है। लेकिन यह क्या था, यह हमारा जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली था, मैं बताया कि यह पेड़ के नीचे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कराई जाती थी, शहर के कोलाहल से दूर होता था जंगलों में। तो यह क्या था कि बहुत ही विशाल नहीं थे, न तो बहुत चमक धमक वाले थे। दूसरी बात ये थी कि यह पूरे देश बिखरे पड़े हुए थे। बौद्ध शिक्षा प्रणाली जो थी अभी विकसित हो रही थी, अब बहुत ही कम जगह पर इसके केंद्र थे, मशहूर जो केंद्र थे वो कम जगह पे थे। लेकिन जो यह शिक्षा प्रणाली वैदिक शिक्षा प्रणाली थी, यह बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही थी, तो पूरे देश भर में थी। अगर किसी एक को भी अगर चोट पहुंचाते तो सभी लोग एकजुट होकर के इनका विरोध करते। यह भी एक कारण था। और एक कारण यह भी था कि यह भारतीय जीवन शैली से जुड़ी हुई थी। जो भी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी हमारी, वह हमारी भारतीय जीवन शैली की पद्धति से जुड़ी हुई थी, ठीक है। जैसे सुबह उठ करके हमें धरती का चरण स्पर्श करना है, तो यह हमारे जीवनचर्या में आ चुका है, जीवन शैली में आ चुका है। तो ये हमने किससे ग्रहण किया, ये हमने उसी से ग्रहण किया है, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो इन तीन कारणों की वजह से यह आपके जो शासक थे, मध्यकालीन शासक, उन्होंने वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचाई। लेकिन बौद्ध शिक्षा कालीन प्रणाली जो है इस काल में एकदम ही समाप्त हो गई। आगे देखेंगे हम। अतः मध्यकाल में सिर्फ वैदिक और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली समानांतर रूप से चली। सिर्फ दो शिक्षा प्रणालियाँ चली मध्यकाल में, एक वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली और एक मुस्लिम शिक्षा प्रणाली, ठीक है। वैदिक शिक्षा प्रणाली और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली, यही दो शिक्षा प्रणालियाँ समान रूप से एक साथ चली, किसमें, मध्यकालीन भारत के समय, ठीक है। अब देखेंगे हम मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण या मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के क्या कहेंगे हम, इसकी हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसको कह सकते हैं, यानी विशेषताएँ। तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की विशेषताएँ भी हम जो कह सकते हैं, ठीक। मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब देखेंगे क्या क्या इसकी विशेषताएँ थी, क्या क्या विलक्षण थे। सबसे पहले समझेंगे शिक्षा का प्रशासन व वित्त के बारे में, कि कैसे शैक्षिक प्रशासन और वित्त की व्यवस्था होती थी इस मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में। तो देखिए, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में राज्य का परोक्ष नियंत्रण था, प्रत्यक्ष नियंत्रण तो नहीं था राज्य का, ठीक है, लेकिन शासन का परोक्ष नियंत्रण था। परोक्ष नियंत्रण क्यों था? परोक्ष नियंत्रण इसलिए था कि मकतब और मदरसा, ध्यान देंगे, मकतब जो था वह प्राथमिक शिक्षा के लिए था और मदरसा जो था वह उच्च शिक्षा के लिए था। तो मकतब और मदरसों का निर्माण जो शासक थे वह करवाते थे। तो कहीं ना कहीं इनका परोक्ष नियंत्रण था। निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा जो थी वह इस काल में निःशुल्क प्रदान की जाती थी। जो छात्र प्रतिभावान होते थे उनको छात्रवृत्ति की व्यवस्था इस समय की गई थी और उनको आवास, ठीक है, मदरसों में आवास भी निःशुल्क था, भोजन की व्यवस्था निःशुल्क की गई थी। आगे है आय का मुख्य जरिया राज्य सहायता। राज्य के जो भी पदाधिकारी होते थे, ठीक है, या राजा खुद होता था, जो शासक होता था, शासक और शासक के जो भी मंत्रीगण हैं, पदाधिकारी हैं शासन में, वे सभी सहयोग करते थे इस जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो केंद्र जो थे, ठीक है, मकतब और मदरसा, इनको वह सहायता जब करते थे तो इसको अपना धर्म मानते थे कि यह बहुत ही नेक कार्य है किसी भी मकतब और मदरसा को दान देना, ठीक। तो आय का मुख्य जरिया क्या था? राज्य के द्वारा मिलने वाली सहायता था।
आगे देखेंगे हम शैक्षिक संरचना व संगठन। देखिए शैक्षिक संरचना यानी कि शैक्षिक संगठन जो है वह दो भागों में बटा था। प्राथमिक शिक्षा यह मकतब में दी जाती थी और वो जो शिक्षा मदरसा में प्रदान की जाती थी। ठीक, आगे है शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य क्या था? सबसे पहला शैक्षिक उद्देश्य था ज्ञान का विकास करना। ठीक, सबसे पहला उद्देश्य है शैक्षिक कि ज्ञान का विकास करना। मोहम्मद साहब जो थे वह ज्ञान को अमृत मानते थे और वे कहते थे कि निजात यानी मोक्ष मुक्ति पाने का यह साधन क्या है? ज्ञान ही है। और भौतिक व आध्यात्मिक ज्ञान दोनों की बात की जाती थी मुस्लिम कानूनी शिक्षा प्रणाली में। और आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत इस्लाम का ज्ञान प्रदान किया जाता था। ठीक है, कुरान शरीफ, ठीक है, कुरान जो शरीफ हैं जो कि बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक, कुरान शरीफ में यह भी कहा गया है कि जो कलम की स्याही होती है वह शहीद के खून से भी अधिक पवित्र होती है। यानी कलम की स्याही मतलब ज्ञान की बात की जा रही है कि कलम की स्याही शहीद के खून से भी अधिक पवित्र होती है, ऐसा वर्णन किया गया है कुरान शरीफ में। तो ज्ञान का विकास करना मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक, आगे देखेंगे हम इस्लाम का प्रसार करना। चूँकि यह जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली थी इसका एक उद्देश्य यह भी था कि क्या करना? ज्ञान का बढ़ावा तो करना, लेकिन उसके साथ साथ इस्लाम का भी प्रचार प्रसार करते रहना, अपने धर्म को बढ़ाना। ठीक है, ध्यान देंगे इस्लामी धर्म व कानून जिसको हम बोलते हैं शरीयत, नोट करेंगे। ठीक है, इस्लाम का इसे बोलते हैं शरीयत, शरीयत। ठीक है, शरीयत। यह शरीयत जो है, शरीयत की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। शरीयत का मतलब है कि इस्लामी धर्म व कानून। ठीक, तो फारसी भाषा का और आपके इस्लामी धर्म व कानून का, इन सब की शिक्षा प्रदान की जाती थी इस्लाम के प्रचार प्रसार के अंतर्गत। ठीक, जिससे कि छात्र क्या कर सके? अपना ज्ञान का विकास भी करे, अपने धर्म के बारे में भी वह जानते रहे। शरीयत का भी उसको ज्ञान कराता था और उसको फारसी भाषा का भी ज्ञान कराया जाता था। ठीक, नैतिक व साहित्यिक विकास, कोई शिक्षा प्रणाली हो सब में यही होता है कि नैतिक व साहित्यिक विकास करना। लेकिन ध्यान देंगे चारित्रिक विकास का मतलब यहाँ पे यह है कि ये जो चरित्र होगा बालक का, यह चरित्र मुस्लिम धर्म के अनुसार होगा। ठीक है, यानी इस्लामिक आचरण का ज्ञान कराया जाता था चारित्रिक विकास के अंतर्गत। ठीक है, उसको पैर छूना नहीं सिखाया जाता था, उसको यह सिखाया जाता था कि आप अदाप्ट करेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो नैतिक व चारित्रिक विकास, देखिए चारित्रिक विकास इस्लामिक आचरण के अनुसार होना चाहिए और अगर गलत आचरण हो गया है तो उसके लिए पश्चाताप की भी व्यवस्था की गई थी। ठीक, इसका विज्ञान कराया जाता था। आगे है सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। ध्यान देंगे सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति का मतलब यह है कि जो भी मुस्लिम काल में जो भी शासक हुए मध्यकाल में, मैं मुस्लिम काल नहीं कहूँगा, मुस्लिम का मतलब सिर्फ मुस्लिमों से हो जाएगा, मध्यकाल की बात करिए। मध्यकाल में जो भी शासक हुए इन सभी शासकों का मानना था कि पुनर्जन्म नहीं होता है। अच्छा, ये क्यों मानते थे पुनर्जन्म नहीं होता है? चूँकि कुरान शरीफ में, ध्यान देंगे कुरान शरीफ में यह बातें कही गई हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है, इसलिए ये लोग नहीं मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। ठीक, इसीलिए इनका कहना है कि अभी हम हैं, ठीक है, तो इस समय जो भी हमें उपभोग करना है वो हम कर लें, बाद में क्या होगा किसे पता है। ठीक है, बाद में कुछ होने वाला नहीं। जैसे कि हमारा चारवाक दर्शन भी, हमारे भारतीय दर्शन में एक चारवाक दर्शन है। चारवाक दर्शन यही बात करता है कि कर्ज लेकर के गुड़ घी खाइए, ठीक है, मरने के बाद क्या पता क्या होगा, कर्जा जो देगा वो आपको याद करेगा हमेशा के लिए। तो जब तक हैं तब तक आराम से ज़िंदगी बिताइए। ठीक, यह बात भी यहाँ भी लागू होती थी कि सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो भी संसाधन की व्यवस्था की जाती थी, ठीक है, जो भी उपयोगी सामग्री की व्यवस्था की जाती थी उस पर ज्ञान प्रदान किया जाता था। ठीक, कि इस तरह से इत्र बनेगा, ठीक है, इस तरह का ज्ञान बालकों को व्यवसाय शिक्षा के अंतर्गत प्रदान किया जाता था। यानी को कहने का मिलाने का मतलब ये है कि यह जो शैक्षिक उद्देश्य थे, यह शैक्षिक उद्देश्य का इसके अंतर्गत एक ही उद्देश्य यह है चौथे नंबर पे कि सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, यानी संसार के जो भी चीज़ें हैं उनका क्या करना, उपभोग करना। ठीक है, उसको बंद कर दीजिएगा। आगे देखेंगे हम, आगे हमारा है कौशल व व्यवसाय की शिक्षा।
ठीक है। कौशल व व्यवसाय की शिक्षा का मतलब क्या है, हर जगह, चाहे बौद्धिक काल शिक्षा प्रणाली हो, ठीक है, चाहे आपकी वैदिक काल शिक्षा प्रणाली हो, सब में कौशल व व्यवसाय की शिक्षा समाहित है, ठीक है। बौद्ध काल में थोड़ा ज़्यादा थी वैदिक काल की अपेक्षा, और इसमें क्या है, कौशल व व्यवसाय की शिक्षा, इसमें भी कौशल व व्यवसाय की शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे मैंने बताया कि यह जो व्यवसाय था वह सांसारिक ऐश्वर्य से जुड़ा हुआ था, यानी ऐसा व्यवसाय करना जिससे कि हम सुख प्राप्त कर सकें, ठीक है, नए नए यंत्रों का आविष्कार करना। अच्छा, इस काल में जो शासक थे वह भी क्या करते थे कि वह भी कला के प्रेमी थे, शिल्प के प्रेमी थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो अकबर था उसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया, उसके बाद शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया। तो ये स्थापत्य कला, शिल्प कला, ये सब के क्या थे, वह प्रेमी थे, ठीक। तो ये जब प्रेमी थे तो कहने मतलब यह है कि कौशलों का भी विकास करने पर बल देते थे, ठीक। और व्यवसाय की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। व्यवसाय शिक्षा ऐसी प्रदान की जाती थी जिससे कि सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सके और संसाधन बन सके और भी जीवन जो है विलासतापूर्ण व्यक्ति बिता सके, ठीक है। आगे है शासन के प्रति वफादारी, ध्यान देंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शासन के प्रति वफादारी की भी शिक्षा प्रदान की जाती। शिक्षा का उद्देश्य था कि बालकों को इस तरह का ज्ञान प्रदान किया जाए कि वह शासन के प्रति वफादार रहे। अच्छा, इस समय राजकीय भाषा अरबी और फारसी थी, तो जो हिंदू अरबी और फारसी का ज्ञान प्राप्त करते थे और मुस्लिम आचरण को अपनाते थे, ठीक है, भले वो हिंदू है लेकिन जाकर दरबार में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, प्रणाम नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो उनको दरबार में बड़ा बड़ा पद, उच्च पद दिया जाता था, ठीक है, ध्यान देंगे। तो शासन के प्रति वफादारी भी सिखाया जाता था, ठीक है। शिक्षा में यह शैक्षिक उद्देश्य था कि बालक को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करना कि वह शासन के प्रति वफादार रहे। और मैंने जो भी आपको बताया सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, तो सारे जो राजा थे मुस्लिम काल के चाहे मध्य काल के, वो सारे भोग विलासी थे, लेकिन सिर्फ एक शासक को छोड़ करके, जिनका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब भोग विलास के साधनों से बहुत ही दूर रहता था। वह इस्लाम धर्म का कट्टर समर्थक था और इस्लाम के अनुसार वह अपना आचरण करता था, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर मैं आपको भी बताता हूँ पाठचर्या, ठीक है। पाठचर्या 2 भागों में बटी हुई है, इसको समझाऊंगा भी। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि हो गया होगा। चलिए इसको हम अब इरेज कर लेते हैं। पाठचर्या के बारे में बताऊंगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। पाठचर्या जो है यह 2 भागों में बटी हुई है। समझते हुए चलेंगे, सब समझ में आएगा। और बहुत बड़ी चीज़ नहीं, परीक्षा की डेट भी आपकी आ गई है, तो अब लग जाइए बढ़िया से। और अगर मेरे क्लास की बात, तो मैं यूनिट 2 तक उम्मीद करूँगा कि मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है। बाकी 2 यूनिट आपको अपने से पढ़ना होगा। और अपने से पढ़ना भी नहीं होगा, क्योंकि जो बाकी तीसरी और चौथी यूनिट है यह मैंने सेकेंड सेमेस्टर में जो पढ़ाया हुआ है उससे मैच करेगा, ठीक। जैसे कि कोठारी आयोग है, ठीक है, ये सब चीज़ें सेकेंड सेमेस्टर में हैं। मैंने देखा, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, एकदम हो जाएगा। देखेंगे हम पाठचर्या। पाठचर्या, ठीक। अब देखिए पाठचर्या जो थी वह 2 भागों में बटी हुई थी। एक प्राथमिक स्तर की पाठचर्या, ठीक है, और एक उच्च स्तर की पाठचर्या। ठीक है, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। अब प्राथमिक स्तर में क्या था? प्राथमिक स्तर की पाठचर्या में लिपि ज्ञान कराना, ध्यान देंगे, लिखे आप लिखते रहेंगे, बता दे रहा हूँ मैं। प्राथमिक स्तर की पाठचर्या में लिपि ज्ञान कराना, कुरान शरीफ का जो 30वां भाग था उसका बालक को ज्ञान कराना, उसका अध्ययन करना, उसको लिखवाना, पढ़वाना, रटवाना, ठीक है। तो लिपि ज्ञान कराना पहला। दूसरा, कुरान शरीफ का 30वां भाग पढ़ाना, उसका ज्ञान कराना, लिखना सिखाना, ठीक है, अंक गणित का ज्ञान कराना, पत्र लेखन का ज्ञान कराना, कुरान की जो आयतें थी, ठीक है, उनका
क्या करना, उनका अध्ययन करा करके उनको रटवाना, ठीक है, यह भी था। उसके बाद नैतिक विकास हेतु, ध्यान देंगे, बालक के मध्यकाल में बालक के नैतिक विकास हेतु शेरदादी की पुस्तकें और आयतें, ध्यान देंगे, शेरदादी की पुस्तकें, जो 2 पुस्तकें थी शेरदादी की, उनका ज्ञान कराया था। तो नोट करेंगे कि मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक के नैतिक विकास हेतु शेरदादी की 2 पुस्तकों का अध्ययन कराया जाता था, जिनमें पहले का नाम था बोस्ता और दूसरे का नाम था गुलिस्ता, ठीक है। बोस्ता और गुलिस्ता, यह 2 किताबें थी, इनका ज्ञान कराया था गुलिस्ता। ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछ सकता है परीक्षाओं में। बोस्ता और गुलिस्ता, इन 2 किताबों का अध्ययन कराया था बालक के नैतिक विकास हेतु। और बालक के शुद्ध उच्चारण व शुद्ध लेखन पर प्राथमिक स्तर पर बल दिया जाता था। वहीं बात करेंगे उच्च स्तर की शिक्षा की। उच्च स्तर की शिक्षा जो थी वह 2 भागों में बटी हुई थी। पहला हमारा था लौकिक, ठीक है, और दूसरा था हमारा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जो है, यह आध्यात्मिक शिक्षा जो थी यह आपके इस्लाम धर्म के अनुसार थी, ठीक है, इस्लामी चीज़ें इसमें थी। जैसे कि आध्यात्मिक क्या था, कुरान शरीफ की आयतें, ठीक है, उसके बाद इस्लामी आचरण, इस्लामी इतिहास, इस्लामी साहित्य, ठीक है, इस्लामी इतिहास, इस्लामी साहित्य, कुरान शरीफ, ठीक है, और उसके बाद ये जो था मुस्लिम काल में जो नियम कानून था जिसको मैं बोलता हूँ शरीयत, ठीक है, शरीयत का ज्ञान आध्यात्मिक शिक्षा के अंतर्गत कराया जाता था। जबकि लौकिक शिक्षा के अंतर्गत, लौकिक स्तर की पाठचर्या के अंतर्गत, शिक्षा नहीं पाठचर्या कहेंगे, लौकिक पाठचर्या के अंतर्गत इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, नीति शास्त्र, इसके बाद आपका अरबी फारसी का ज्ञान, अरबी फारसी भाषा साहित्य का ज्ञान, उसके बाद अंक गणित, ज्यामिति, इन सब का ज्ञान लौकिक के अंतर्गत आता था। और एक चीज़ और था, मैं छोड़ रहा हूँ, यूनानी चिकित्सा पद्धति का ज्ञान भी लौकिक स्तर की पाठचर्या के अंतर्गत कराया जाता था, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं हितेश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।